कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग अपने प्रीलिम्स इनिशिएटिव में डे 17 पर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन डे 17 बताने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने प्रीलिम्स इनिशिएटिव में सब्जेक्ट 1 यानी कि सब्जेक्ट 1 कौन सा था, पॉलिटी को कवर किया। ठीक है, उससे इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स थीम्स ये सब थे, है ना, विथ PYQ मैंने कंप्लीट किया। ठीक, अब हम लोग अनदर सब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों को आज से शुरू करने के लिए बोला था, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को उठाया है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग यकीन मानिए कि आप लोगों को प्रीलिम्स में जितनी भी दिक्कतें आने वाली हैं वो अब नहीं आएंगी, है ना। मतलब सारे पॉइंट्स और सारी थीम्स को मैं कवर करवाऊंगी। जहाँ जहाँ पर आप लोगों को कोई भी दुविधाएं होंगी या कुछ छूट रहा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों का काम इतना है कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, जिससे ये मेरी सुविधा, ये मेरा प्रयास आप जैसे बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप मेरी तरफ से मेरे लिए इतना सब कुछ करेंगे। ठीक है, और बाकी प्रीलिम्स 2026 के लिए मेहनत आप भी करेंगे और हम भी करेंगे। ठीक है, और साथ में मिलकर प्रीलिम्स 2026 को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि CSET पर बिल्कुल ध्यान देना, उसको छोड़ना ही नहीं, है ना, वरना अगर इसमें अटके तो GS की कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो इसको तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, सबसे ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चों को, क्योंकि मतलब जिसकी वीक हो मैथ वो ध्यान दे सकता है, वो हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो CSET वाले बच्चों को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, फैक्ट की जगह कॉन्सेप्ट पढ़ो। फैक्ट की जगह कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, एक स्टोरी वैसे सब दिमाग में सेट करते जाओ, तभी चीज़ें रिकॉल होंगी। और उसके बाद पर डे 50 PYQ या MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो हर सब्जेक्ट से। जैसे कि देखो, एक स्ट्रैटेजी होती है मतलब मेरा मानना है कि आप मान लो कि अभी मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका रिवीजन चल रहा है ना, तो उसके लिए आप लोग टेंशन छोड़ दो कि मैं करवाऊंगी जो कुछ करवाऊंगी। अनदर सब्जेक्ट में अगर आप लोग साथ में कोई भी मान लो कि अब पॉलिटी, है ना, पॉलिटी का आप लोग रिवीजन कर रहे होगे, है ना, पॉलिटी हो गया या फिर जियोग्राफी हो गया, कोई भी लेकर चल रहे हो, तो 80-20 का रूल तो आप लोगों का पता ही होगा कि इस 20% में फंसने से अच्छा है इस 80% सिलेबस को और विथ PYQ इसके साथ सॉल्व करके इसको कंप्लीट करके रखो। ठीक है, क्योंकि ये 20 सब लोग फंसेंगे वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन ये 80 जो अच्छे से कर लेगा वही एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। तो जैसे कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में जैसे कि आज आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा। ठीक है, यानी कि जलवायु विज्ञान पढ़ा। अब जलवायु विज्ञान से आप लोग एक बुक उठाइए, है ना, बुक उठाइए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और जितने भी जलवायु विज्ञान से क्वेश्चन आए हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों से सॉल्व हो रही होंगी, कुछ क्वेश्चन अभी भी ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं कर हो रहे होंगे, तो उन क्वेश्चन को समझो। ठीक है, कि इसमें से क्या ऐसा फंस रहा है जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो अगर समझ गए तो समझ लो आज की आपकी मेहनत सारी सफल। ठीक है, क्योंकि वो समझ के उसी को सुधार कर लेना आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएगा, आप लोग की नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस करवाएगा। ठीक है, तो आज का काम आप लोगों का बस इतना ही है, मेरी तरफ से इतना ही सजेशन है। बाकी आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और इसको मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 से 12 दिन का टारगेट इसको भी बना के रखा है। ठीक, तो आज हम लोग अब A4 साइज पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और चुपचाप पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं अपना थोड़ा ये काम कर लूँ। हाँ ठीक है, चलो अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है शुरू करते टाइम, भारत में यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष, यानी कि भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। ठीक है, क्या कैसे सब आते हैं। ठीक, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 3 कंपनियां यानी कि 3 शक्तियां भारत में आती हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीस, है ना, उसके बाद डेनिश, है ना, फिर अंग्रेज, ये 5 कंपनियां आती हैं। इन पांचों के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आती है। ठीक है, तो पुर्तगाली कंपनी के लिए अगर हम लोग पढ़ें तो देखेंगे कि क्या, देखो पहले तो एक इसका हिंट पढ़ लेते हैं कि हिंट टाइप से ये क्या बोलना चाहता है, मतलब आज क्या शुरुआत होगी, क्या कैसे शुरुआत हो रही है उस टाइम पीरियड की। तो देखो,
देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और प्रतिद्वंदी का पतन, ये एक मेन हिंट, यानी कि मैं हम देखो आप लोगों को एक स्टोरी टाइप से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी एक पीपीटी भी स्टोरी टाइप से बनती है जिसमें आप लोगों को जल्दी चीज़ें याद हो जाए। तो देखो क्या हुआ, उस टाइम की जो स्टोरी की शुरुआत हुई वो कैसे हुई कि यह प्रस्तुति 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में सर्वोच्चता के लिए हुए संघर्ष का विश्लेषण करती है ना। और उसके बाद यह केवल तिथियों का इतिहास नहीं है, यानी कि सारे टाइम पीरियड का ही इतिहास नहीं है, बल्कि यह समझने का प्रयास है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनिश इन सबको पिछाड़कर, अन्य शक्तियों को पछाड़कर भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये सिर्फ तिथियों का टाइम पीरियड नहीं है, ये सिर्फ ये इस स्टोरी को समझने का टाइम पीरियड है ना, कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी के साथ इन सबको हटाकर अपना प्रभुत्व भारत पर जो है स्थापित किया। क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, अब कुछ ना कुछ तो उनकी कमी रही होगी ना, जो पुर्तगाली चले गए, डच चले गए, फ्रांसीसी चले गए, डेनिश चले गए, फिर ब्रिटिश ने इन सबको पिछाड़ कर भारत पर राज किया है ना, तो कुछ तो उसमें खासियत होगी, तो उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो पहला अवरोध इन्होंने डच को माना है, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं, पहले पुर्तगाली को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली कंपनी भारत में कब आई? पुर्तगाली कंपनी की शुरुआत भारत में, तो सबसे पहले का टाइम पीरियड क्या था, जब 1487 है ना, 1487 को जब केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के कौन आया, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के, ये अफ्रीका के पास थी, ठीक है, अफ्रीका का ये जैसे देखो ये अफ्रीका है ना, और यहाँ पर चल के आए, ये यूरोप क्रॉस करके आए, और फिर यहाँ पर इंडिया पड़ा है ना, तो ये केप ऑफ गुड होप है ना। तो ये केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के कौन आया, जब बार्थोलोमो डियास 1487 में लौट गया, ठीक है, और वो भारत की खोज करने पहले निकला था, तो उसको भारत की खोज नहीं हुई, ठीक है। फिर आया 1498 का टाइम है ना, फिर 1498 का टाइम पीरियड जब आया, तो 1498 में आया वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा ये गुजराती जहाज चालक था, ठीक है, ये गुजराती जहाज चालक था, और अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट पर पहुंचा। यहाँ पर कालीकट, केरल में कालीकट है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, कुछ लोगों की मदद से, वो भारतीय ही थे, ठीक है, तो वो यूरोप से चला था है ना, और केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का क्रॉस करते हुए वो भारत की मुख्य भूमि में केरल के कालीकट में आ गया, ठीक। तो उसने फिर यहाँ पर अब समझ लो पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली भारत में आ चुकी है ना, तो पहली पुर्तगाली ही मानी जाती है। अब पुर्तगालियों की पहली शक्तियों की स्थापना देखेंगे। देखो पुर्तगालियों की अगर साम्राज्य की स्थापना देखा जाए तो सबसे पहले 1500 में, अब देखो 1498 में तो वास्को डी गामा आ गया है ना, फिर वो यहाँ से गया, उसके बाद कुछ साल वहाँ पर अपने यूरोप में सारी यहाँ की चीज़ों के लिए बात की कि भाई वहाँ पे तो सब मसाले बहुत अच्छे हैं, सारा व्यापार करना बहुत अच्छा है ना, बहुत बड़ा एरिया है, ये सब बातें की वहाँ पे। तो फिर वहाँ से 1500 में वो लोग पेड्रो एल्वारेज आया है ना, पेड्रो एल्वारेज आया जो कि कालीकट में कारखाना उसने स्थापित किया, ठीक है। और उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, कब आया, ये 1505 से है ना, 1505 से और 1509 के बीच का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का ये भारत में पहला पुर्तगाली वॉइस रहा था, याद रखना, स्टार लगा लो, ठीक है। मैं सिर्फ पीपीटी से नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं जो बता रही हूँ वो चुपचाप A4 साइज़ का पेन पेपर लो, उस पर लिख लो, ठीक है। फिर जब 1505 से 1509 का टाइम पीरियड आया है ना, उसमें भारत में पहला पुर्तगाली वॉइस रॉय था, कौन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसने क्या किया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी का, और कार्टेज पद्धति है ना, कार्टेज पद्धति सुना होगा कभी, ठीक है, कार्टेज पद्धति की शुरुआत की किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, कब, 1509 से है ना, 1505 से 1509 में, ठीक है। तो इतनी बात याद रखोगे आप लोग, इस पॉइंट को मैं जैसे बोल रही हूँ मेरी शब्दों पे गौर करो, ठीक है, और A4 साइज़ के पेन पेपर में लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड आता है 1509 से है ना, 1509 से 1515 का, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि उसके बाद क्या आया, अल्फांसो डी अबूबकर आया, ठीक है, अल्फांसो ठीक है, डी अबूबकर, ठीक है, अबूबकर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपनी समझ से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। फिर उसने क्या किया कि 1510 में बीजापुर, ठीक है, बीजापुर ये वाला एरिया था,
ठीक है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा, ये है ना, बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण कर लिया किसने, अफोंसो डी अबू बकर ने, ठीक है। और उसके बाद इसने एक चीज़ और किया भारत के अंदर जिसने परिवर्तन लाया, इसने सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। उस टाइम के लिए सबसे पहला सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, याद रखो क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि अभी आगे भी सती प्रथा को समाप्त करने वाले लोग मिलेंगे, उनसे रिलेटेड करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, हमने पीवाईक्यू देखा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि प्रथम प्रयास किसका था, ठीक है, ये पुर्तगाली था। और अफोंसो डी अबू बकर ने 1509 से 1515 में जो आया था उसने दो काम किए। पहला बीजापुर के सुल्तान का अधिग्रहण किया जो कि गोवा पे था, और दूसरी बात सती प्रथा को समाप्त किया। फिर पुर्तगाली पुरुषों के स्थानीय लोगों से विवाह यानी कि मिश्रित विवाह करवाता था, ठीक है। पुर्तगाली जो पुरुष अपने साथ लेके आया था वो भारत के लोगों से विवाह करवा देता था, ठीक है, कि आप लोग अब भारतीय बन जाओ, ठीक। ये इतना परिवर्तन ये करता था, इसने इतना किया, ठीक है। तो फिर 3 आदमियों को हम लोगों ने पढ़ा। पहले वास्को डी गामा, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, और उसके बाद हम लोग अबू बकर को याद रखेंगे जो 1509 से 1515 के बीच में आया है, ठीक है। और उसने सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। और मिक्स्ड मैरिट करवाया, है ना, यानी कि पुर्तगालियों का भारत में विवाह करवाया, विवाह करने की प्रथा शुरू की, और उसके बाद बीजापुर के यानी कि गोवा पर अपना अधिग्रहण करवाया, ठीक। इतनी चीज़ें की। उसके बाद आता है 1529, यानी कि अब 1510 के बाद 1515 के बाद, है ना, जब अबू बकर ने इतने काम करवाया तो 1515 के बाद और 1529 तक भारत में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उस टाइम यूरोप में वहाँ पर उलट पुलट का टाइम पीरियड था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अस्त व्यस्त चल रही थी, ठीक है। इसलिए अब 1529 का टाइम आता है, और 1529 में क्या होता है, नीनो डा कुन्हा, है ना, नीनो डा कुन्हा, ये 1529 से 1537 इसने क्या किया, इसने अपना हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय क्या बनाया, कोचीन को बनाया, ठीक, केरल में कोचीन को बनाया, ठीक है। और गोवा से स्थानांतरित कर दिया था। भाई गोवा में किसने बनवाया था, गोवा ने अबू बकर ने बनवाया था, तो गोवा से इसने स्थानांतरित करके इसने अपना हेडक्वार्टर कोचीन में बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद गुजरात के बहादुर शाह, वहाँ पर उस टाइम बहादुर शाह का जो है शासन चल रहा था। गुजरात के बहादुर शाह से बेसिन द्वीप तथा दमन द्वीप जो यहाँ पर थे, दो छोटे छोटे द्वीप है, तो उसका अधिग्रहण कर लिया इसने इतना काम किया। अब पुर्तगालियों के 3-4 आदमियों ने भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन वाला काम किया, इतना आप लोग देख सकते होंगे, ठीक है। अगर ये लोग इतना नहीं करते तो भारत पर अभी पुर्तगालियों का शासन नहीं होता, यानी कि वो अपना यहाँ पर स्थायी अड्डा बना रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें अपनी तरफ कर रहे थे, ठीक। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। अब पुर्तगालियों की सफलता क्या हुई, इतना करने का कारण क्या हुआ, थोड़ा तो हम बता ही रहे हैं, थोड़ा आप लोग और देखिए कि उन्होंने पहला पॉइंट क्या था कि उनको चुनौती देने के लिए कोई मजबूत भारतीय सेना नहीं थी, ठीक है। अब भारत में उस टाइम भी उथल पुथल का काम चल रहा था कि औरंगजेब जा चुका था, है ना, औरंगजेब का टाइम पीरियड, और उसके बाद औरंगजेब के बाद भारत में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था जो इन सबको रोक सके, है ना। तो इन लोगों के लिए भी आसान था, भाई जिसको कमज़ोर है उसको उसके ऊपर जाकर आक्रमण कर दो, है ना, उसकी जो चीज़ें जल्दी से छीन लो या घसीट लो, ऐसा ये लोग कर रहे थे। तो उस टाइम का सबसे बेकार टाइम यानी कि बेकार चीज़ें क्या थी कि उनको चुनौती देने के लिए भारत में कोई भी भारतीय नौसेना नहीं थी, है ना, कोई भी भारतीय नौसेना नहीं थी। उसके बाद क्या था कि दक्कन यानी कि दक्षिण एवं उत्तर भारत का विखंडन हो रहा था, है ना, दक्षिण और उत्तर भारत का विखंडन हो रहा था। 2-3 शक्तियाँ थी, ठीक है, वो आपस में लड़ रही थी, तो वो कह रहे थे ऊपर वाला मेरा है, नीचे वाला मेरा, ये ऐसे चीज़ें चल रही थी, है ना। उसके बाद क्या था कि चीनी साम्राज्य ने अपने जहाज़ों पर प्रतिबंध कर लिया था, ठीक है, यहाँ पर ये चीन है ना। उसके बाद पुर्तगालियों के पास उन्नत नौसैनिक और प्रौद्योगिकी के तोपें थीं, ठीक है। तो इतना हम लोगों की गलती रही, हम लोगों की कमजोरी रही कि इसका नतीजा क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने भारत पर अपना सत्ता स्थापित किया, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो भारत में पुर्तगालियों का राज्य जो था, ठीक है, प्रादेशिक विस्तार इनका देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको नोट भी कर सकते हो आप लोग। इनका अगर प्रादेशिक विस्तार देखें तो पुर्तगालियों का प्रादेशिक विस्तार पहला क्या था, गोवा, ठीक है, जो कि हम बता ही चुके हैं, ठीक, कि गोवा में अबू बकर ने
बीजापुर के सुल्तान को यहाँ पर हटा के अपना अधिग्रहण कर लिया था। तो पहला तो इन्होंने अपना अड्डा गोवा ही बनाया, ठीक। गोवा सबसे पहले बनाया और गोवा को सबसे बाद में छोड़ा, ये भी बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद दमनदीव, ठीक, दमनदीव आप लोग याद रखोगे गुजरात के साइड में, ठीक है। उसके बाद दमनदीव बेसिन हो गया, फिर मालाबार, ये मालाबार तट है ना, फिर कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट है ना, फिर बंदरगाह यानी कि जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हुगली थी है ना, उसको बनवाया। इन सब पर अपना नियंत्रण कर लिया। उसके बाद भारतीय राजनीति पर प्रभाव इसका क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ कि सत्ता संघर्ष में दक्कन के सुल्तानों जो थे, यानी कि जो दक्कन के सुल्तान से थे सत्ता संघर्ष में, उन्होंने मुगलों और मराठों के साथ गठबंधन कर लिया। भाई इतनी अस्त व्यस्त थी, इतनी उथल पुथल थी, तो उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने ये काम किया, ठीक है। इतना परिवर्तन हुआ। उसके बाद दीर्घकालिक उपस्थिति क्या थी कि भारत में प्रथम यूरोपीय शक्ति थी जो 1498 में वास्को डी गामा के तहत आई थी, है ना। उसके बाद भारत को छोड़ने वाली अंतिम शक्ति भी यही थी। मैंने बताया ना कि गोवा पर सबसे पहले ये लोग आए थे और सबसे बाद में गए थे, यानी कि 1961 का टाइम पीरियड था जब गोवा को इन्होंने छोड़ा था, यानी कि 1961, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। तो आज़ादी के बाद में इन्होंने छोड़ा है ना। तो ये पुर्तगालियों का योगदान था भारत में। इतनी चीज़ें समझ में आई। और एक 2025 में मैंने PYQ देखा तो क्वेश्चन आया था कि कौन देश क्या क्या लेकर आया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पुर्तगालियों भारत में क्या लेकर आए, कि पुर्तगाली भारत में क्या क्या चीज़ें छोड़े और क्या क्या नहीं छोड़े। तो देखो, व्यापार का अगर हम लोग एकाधिकार देखें तो पहले मसाले है ना, वस्त्र, ठीक। उसके बाद घोड़े, ये व्यापार का जरिया थे भारत से पुर्तगाल में, यानी कि भारत से यूरोप में, ठीक है। उसके बाद कार्टेज प्रणाली क्या थी कि ये जहाज़ों के लिए एक परमिट था, जैसे कि यहाँ से आप लोगों को कोई भी जहाज़ों के थ्रू सामान भेजना या लाना है तो कार्टेज पद्धति के तहत टैक्स लिया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा, उसके बाद सामान कहीं और जाता था, तो ये कार्टेज पद्धति थी। उसके बाद गढ़वाली किलेबंद थे, इन्होंने एक और चीज़ किए थे कि गढ़वाली किलेबंद करवाए थे, यानी कि व्यापारिक चौकियाँ उसको बोला जाता था। इन्होंने गोवा, दमनदीव, कोचीन, इन सब पर गढ़वाली किलेबंदी करवाया था। फिर ठीक है, फिर सैनिक वर्चस्व भी इन्होंने शुरुआत की थी। इतनी बात थी पुर्तगालियों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। देखो, पहली चीज़ क्या थी कि पुर्तगालियों ने क्या लाया। देखो, पुर्तगाली आलू लाए, है ना, टमाटर, ठीक, मिर्च, ये सब नोट कर लो, काजू, है ना, फिर अनानास, ठीक। उसके बाद तंबाकू, फिर इतनी सारी चीज़ों के अलावा कई मसाले भी लेकर आए थे, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना याद करो, आलू, टमाटर, मिर्च, काजू, अनानास और तंबाकू, ठीक है। इतना पुर्तगाली भारत में लाके उन्होंने उत्पादन आरंभ किया था, ठीक है। और भी महत्व के लिए अगर हम पुर्तगालियों का महत्व देखें भारत में, तो भारत में प्रथम यूरोपीय नौसैनिक शक्ति का आरंभ इन्होंने किया था, ठीक है। सैन्य प्रभाव किया था, जहाज निर्माण इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और सांस्कृतिक प्रभाव में पुर्तगाली मिशनरियों ने चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला की भी शुरुआत भारत में की थी, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग याद रखेंगे पुर्तगालियों के लिए। अब पुर्तगालियों के पतन की बात आती है। इतना तो इनका योगदान और इनकी सारी चीज़ें हो गई। अब इनका हम लोग पतन पढ़ेंगे कि पतन के लिए इनका कारण क्या था कि इनका पतन कर दिया गया, यानी कि पुर्तगालियों की शक्ति भारत में पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाई। पहली इनकी कमजोरी क्या थी कि राजनीतिक और सैन्य चुनौतियाँ इन लोगों के पास भारत में थी, क्योंकि भाई जब भारत में ये लोग आए तो भारत में पहले भी तो राजा थे, तो उन्होंने भी इन लोगों को चुनौतियाँ दी, ठीक है। और ये लोग इतने अवेयर नहीं थे कि बराबर की शक्ति को थोड़ा टॉलरेट कर पाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि राजनीतिक और सैन्य चुनौतियां लोगों के पास आईं, जिसमें क्या था, मराठों का उदय हो रहा था भारत में उस टाइम, ठीक है। और मराठों के उदय में क्या था, सालसेट और बेसिन द्वीप पर कब्जा, ठीक है, मराठों का था, ठीक है, जो कि 1739 का टाइम पीरियड था, जिसमें मुगल, डच, अंग्रेज ये सब आपस में लड़ रहे थे। तो ये लोग उसमें अपना सत्ता स्थापित नहीं कर पाए, ठीक। और दूसरा क्या हुआ, धार्मिक नीतियाँ। इन लोगों की धार्मिक नीतियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जबरन धर्मांतरण करवाते थे, जिससे भारतीय लोगों में इनके लिए नफरत पैदा हो गई थी, ठीक है। तो ये सब करवाना, कोई भारतीय लोगों ने इन लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया, ठीक। तो इससे इन लोगों की छवि खराब हो गई भारत में, ठीक। तो ये इनकी चीज़ें चली नहीं।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक पतन में इन लोगों ने इनका कैसे हुआ, जिसने अनुचित व्यापार ये लोग करते थे। ठीक है। भारत का जैसे भी कोई फसल हुई, कोई मसाला हुआ, तो वो फसल या मसाला भारत में उस टाइम जो थोड़ा मुनाफे पे है। मान लो कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें, केरल पर नारियल है ना, नारियल, इलायची, ये सब है ना, तो यहाँ पर उस टाइम वो मान लो पैसे कमा रही हैं। अब ये लोग आए और ज़बरदस्ती उन लोगों से लेकर जाने लगे यूरोप, तो उन्होंने इन लोगों को पसंद नहीं किया, क्योंकि अब वो क्यों बेचेंगे अपना चीज़ें जब यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और भारत वैसे भी सोने का चिड़िया शुरू से ही था, है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को कभी भी कोई कमी नहीं आई। इस वजह से इन्होंने आर्थिक नीतियों भी, इन लोगों की आर्थिक नीतियों के कारण भी इन लोगों का पतन हुआ। ठीक है। समुद्री डकैती करते थे। ठीक, तो ये सब इन लोगों को पसंद नहीं किया गया, ये सब इनके पतन के कारण बने हैं। ठीक। अब हम लोग दूसरी शक्ति पढ़ेंगे, पुर्तगाली हो गई। अब हम लोग दूसरी शक्ति पढ़ेंगे, डच। ठीक, तो अगर हम लोग डच की देखें, डच की शुरुआत अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहला डच मैन, ठीक है, कार्नेलिस दी हाउटमैन था, जो कि 1596 में सुमत्रा और बैंटम तक पहुंचने के लिए पहले डचमैन थे। ठीक, याद रखना, कार्नेलिस, है ना, पहला डचमैन कौन था, कार्नेलिस दी हाउटमैन। ठीक है, इसको इतना कोई याद नहीं रखता है। ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि भारत में पहला कारखाना इसने 1605 में, ठीक, 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो। ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण कारखाने डच के कौन कौन से थे, पुलिकट था, सूरत था, चिंसूरा था, पटना था और कोचीन था। ठीक, तो ये 5 कारखाने हम लोग डच के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। उसके बाद व्यापारिक वस्तुएं अगर हम लोग डच की देखें, तो कौन कौन सी व्यापारिक वस्तुओं का इनका साधन बना, यानी कि कौन कौन सी इनकी बैकबोन थी भारत के अंदर, कौन थी, नील थी, ठीक, वस्त्र थे यानी कि टेक्सटाइल था, सोरा था, अफीम था और चावल था। ये सब इतनी चीज़ों का ये लोग यूरोप में व्यापार करते थे। ठीक, डच। ठीक है, ये आप लोगों को पीपीटी में भी दिख रहा होगा। ठीक है। और डच का सबसे पहला, मतलब डच का मुख्य एरिया इंडोनेशिया माना जाता है ना। यहाँ पर ये लोग स्पाइसेस के लिए थे, यानी इसमें सुमित्रा, जावा, है ना, ये सब आ जाते हैं आइलैंड इंडोनेशिया के लिए। तो डच की मुख्य भूमि इंडोनेशिया मानी गई है, वो लोग पूरा भारत में नहीं आए थे। ठीक है, तो उन्होंने भारत में यही सब चीज़ों का व्यापार किया। एंग्लो डच प्रतिद्वंद्विता अगर हम लोग देखें, तो अम्बायना नरसंहार हुआ था 1623 में, जिसमें डचों ने 10 अंग्रेजों को मार डाला था, जिससे प्रतिद्वंद्विता चरम पर आ गई थी। अंग्रेज इनसे इसीलिए नफरत करने लगे थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग समझौता देखें, तो 1667 में अंग्रेजों ने डचों को इंडोनेशिया यानी कि मसाला द्वीप सौंप दिया था, और बदले में वस्त्र व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने को बोला था। ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजों और डच के बीच निर्णायक अंत कब हुआ, बेदरा का युद्ध, आप लोगों ने सुना होगा, बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 है, 1759 का टाइम पीरियड है। इसमें अंग्रेजों ने डच महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह कुचल दिया था, यानी कि डच की शक्ति को पूरा बेदरा के युद्ध में समाप्त कर दिया गया था। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, 1759 का टाइम पीरियड। ठीक है। और अगर निष्कर्षों में हम लोग देखें, तो डचों ने अपनी प्राथमिकता बदली, कब बदली, भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के इन्होंने अपनी प्राथमिकता पहले से ही माना था। और उसके बाद जब अंग्रेजों से मारे गए, यानी कि अंग्रेजों ने इन लोगों की वैल्यू भारत में नहीं दी, तो उसके बाद इन्होंने अपना इंडोनेशिया में अपना प्राथमिकता बना ली, अपनी प्राथमिकता, अपना रुझान इंडोनेशिया की तरफ दिखाया। तो ये लोग इंडोनेशिया चले गए और भारत को अंग्रेजों के लिए खाली छोड़ दिया। ठीक, तो इतना डच के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम लोग देखें, तो भारत एक विशाल शक्ति का जन्म कब हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है। अब देखो, सबसे मेन तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग पढ़ेंगे। तो कब, 1599 से 1600 का टाइम पीरियड था। ठीक है। उसके बाद इन सब में क्या हुआ, इन सब में एक मर्चेंट एडवेंचरस का एक गठन हुआ, यानी कि महारानी एलिजाबेथ का प्रथम चार्टर 1600 में पास हुआ, है ना। और इसमें 1600 में ये प्रथम चार्टर में क्या बोला गया था कि 15 वर्षों के लिए पूर्व में व्यापार का एकाधिकार इन्होंने अपने चार्टर में यूरोपीय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। पूर्व में यानी कि अब देखो, ये तो यूरोप है, ठीक है, और ये भारत है। अब ये यूरोप तो हम लोगों के वेस्ट में पड़ गया ना, भारत की अपेक्षा देखा जाए तो यूरोप हमेशा वेस्ट में रहेगा। ठीक है। और ये ईस्ट में होता है, तो इसीलिए पूर्व लिखा है, यानी कि भारत ईस्ट में है। ठीक, तो इन्होंने पूर्व में एकाधिकार के लिए 15 वर्षों के लिए ये चार्टर पास करके इन लोगों को दिया था कि जाइए आप वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करिए। ठीक है। कूटनीति इन लोगों की क्या थी, कि इन्होंने कूटनीति क्या बनाया कि जहांगीर के दरबार में, भाई उस टाइम जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, तो सबसे पहले क्या आता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है।
ठीक है। 1609 ईस्वी में उसने क्या किया कि सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेने में ये असफल रहा। भाई जब ये जहांगीर के टाइम पर आए 1609 में कैप्टन हॉकिंस, तो जहांगीर ने मना कर दिया कि नहीं, आप सूरत में कारखाना नहीं खोलेंगे, उसने अनुमति नहीं दी। ठीक है, ये है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और ये है जहांगीर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1615 से ये लोग बहुत सबरी थे, है ना, कहते हैं ना कि सब्र हमेशा सफलता दिलाती। तो जो है ये लोग, इन्होंने बहुत सब्र से, बहुत धैर्य से काम किया। भाई मना कर दिया, ये नहीं कि तुरंत बुरा मान के लड़ाई वड़ाई करने लगे। और लड़ाई चाहते तो करते, लेकिन उसमें उनका ही घाटा होता, क्योंकि उस टाइम भारत इतना भी कमज़ोर नहीं था। ठीक है, और इन सब के इंटेंशन समझ में आ जाते, लेकिन इन्होंने अपने कोई भी इंटेंशन समझने नहीं दिए यहाँ के राजा को कि नहीं हमको बुरा लग गया या फिर हम अब जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आराम से रहे 5-6 साल। ठीक है, और बल्कि इनके 15 साल के टाइम पीरियड में वो टाइम जा रहे थे, इन लोगों को अंदर ही अंदर वो चीज़ें चुभ रही थी कि हम लोग 15 वर्षों के लिए चार्टर लेके आए हैं और उसके बाद भी 8 या 7 साल उसमें से निकले जा रहे हैं। तो इन लोगों को ऐसा अंदर ही अंदर फील होता होगा, लेकिन बाहर से इन्होंने नहीं दिखाया। ठीक है, फिर आया 1615 से 1619 का टाइम। ये 4 साल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने तब क्या किया कि मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में कारखाने खोलने के और व्यापार करने के लिए शाही फरमान प्राप्त कर लिया। भाई इन लोगों की, यहाँ के राजाओं की लिपापोती की। ठीक है, तो फिर उन्होंने टेम्परेरी शाही फरमान जारी कर दिया कि भाई आप लोग व्यापार कर लीजिए। ठीक है, कि उन्होंने भी सोचा व्यापार ही तो कर रहे हैं, जैसे आज लोग सोचते हैं कि व्यापार ही तो करने आए, भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी, ये सब। तो ऐसा उन्होंने सोचा होगा उस टाइम पीरियड पे, है ना। फिर क्या हुआ, फिर आरंभिक विस्तार अब इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब आरंभिक विस्तार में इन्होंने क्या किया, सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ौच में कारखाने खोलना शुरू कर दिए। सिर्फ कारखाने खोले जा रहे थे, है ना, अभी भी कोई भी चीज़ें स्थापित नहीं की जाती, सिर्फ कारखाने खोल रहे थे व्यापार करने के लिए, चीज़ें प्रोडक्ट करने के लिए, चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन दिखावे में से चीज़ें ऊपर ऊपर चल रही थी, अंदर ही अंदर काम जोर शोर से चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाली संघर्ष यानी कि 1612 का टाइम आया। ठीक है, अब 1612 में अंग्रेजों का पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा। ये तो 1519 के टाइम पीरियड में इन्होंने शाही फरमान ले लिया था, लेकिन इससे पहले एक इनके पास पुर्तगालियों का भी जो है पड़ाव था, जिसमें क्या था कि कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास पुर्तगालियों को हराया था और जिससे उनका नौसैनिक एकाधिकार टूट गया था। तो ये पुर्तगालियों को इन्होंने मात दी थी। ठीक, उसके बाद क्या था कि बंगाल में पकड़ और मैग्ना कार्टा इन्होंने कैसे किया अपना। देखो, प्रमुख बस्तियाँ इन्होंने बंगाल में कौन कौन सी, 1651 में हुगली फैक्ट्री इन्होंने बनाई, है ना, शाह सूजा से अनुमति लेकर। फिर 1690 में इन्होंने जॉब चारनाक द्वारा सुतानुती, गोविंद और कालिकाता की किलेबंदी की, जो बाद में कलकत्ता बन गया। ठीक है, उसके बाद 1700 में पोर्ट विलियम की स्थापना की। ये इतनी प्रोग्रेस इनकी 3 पॉइंट्स में दिखाई दी। ठीक है, उसके बाद मैग्ना कार्टा को गेम चेंजर बोला जाता है, जो कि फर्रुखसियर का फरमान था 1715 में। ठीक है, अब फर्रुखसियर भारत का राजा था। फर्रुखसियर का फरमान में 1715 में क्या बोला गया कि इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या था कि बंगाल में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार मात्र 3000 वार्षिक भुगतान पर करा जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत में सीमा शुल्क के लिए मुक्त व्यापार 3000 वार्षिक भुगतान पर होगा। 1 साल का सिर्फ 3000 कीमत दी जाएगी। दस्तक क्या था कि जारी करने का अधिकार इन्होंने दिया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य में कंपनी के सिक्के को मान्यता इन्होंने दी थी। इतना इन्होंने मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों का हस्तक्षेप करना स्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या परिवर्तन आए, फिर देखो, अब इन लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए एक चुनौती सबसे बड़ी बन के क्या उभरी, फ्रांस। ठीक, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। ठीक है, यानी कि इनकी वजह से भारत में ये लोग जितने दिन टिके उससे भी ज़्यादा ये लोग भारत को लूट सकते थे, लेकिन भारत यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में जो लड़ाई हुई उसकी वजह से थोड़ा टाइम और लगा। ठीक, तो अब उसको हम लोग पढ़ते हैं फिर से। आज पढ़ूँ या कल पढ़ूँ? चलो ठीक है, अब फ्रांस से कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का काम है इतना रिवीजन करना। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। हम भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होइए। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ठीक है, जय हिंद।